बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जहां पर हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया और बिजली की मद में जो रिलीफ दिया आवाम को, उसको हम देखें तो एक बहुत बड़ा उसका आसान इकदाम है। वज़ीर आज़म की जानिब से इसके ऊपर एक तकरीब भी मुनक़्क़िद की गई जिसमें उन्होंने इसका ऐलान किया और एक अचीवमेंट है डेफिनेटली। IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनको देखते हुए जो हुकूमत के इकदाम हैं उसमें जो कुछ हुकूमत दे सकती है वो आवाम को पहुंचा रही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पंजाब और सिंध के दरमियान नहरों के मसले के ऊपर। एक अगर हम बात करें तो आज भी मुराद अली शाह साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा जी किसी सूरत नहीं हम नहरें बनने देंगे, और नहरें बनने के लिए गैर आबाद ज़मीन को आबाद करने के लिए सिंध को गैर आबाद या फिर उसको बंजर कर देंगे। गैर आबाद का लफ्ज़ तो मौजू नहीं होगा, बंजर करने की बात की गई। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वज़ीर सदर की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं हुआ, ना सदर दे सकता है, और वो जो मीटिंग हुई थी उसके हवाले से भी उन्होंने वजाहत तलब की। और साथ साथ हमें हुकूमत में रहना मजबूरी है, अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, फ्रेश इलेक्शंस, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हुकूमत में रहकर हम दबाव डालेंगे। फिर साथ साथ KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें काटलैंग वाले वाक़े के ऊपर उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो स्टांस बनाया गया या फिर जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी इस तरह का स्टांस बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने अपने सूबे के हवाले से बात की, उनको बहुत सारी चीज़ों की सहूलियात जो मुयसर नहीं है उसके हवाले से बात की। अफ़गान महाजरीन को उन्होंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको बेसराव या फिर बेसर सामानी की हालत में यहाँ से निकलना पड़े और उनके साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों। ये उन्होंने बात की। दहशतगर्दी का हल क्या है KPK के हवाले से बात करेंगे। TORs का उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ बना लिए जाए ताकि हम तैयार हैं कोई बादशाह आगे बढ़ सके। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर और हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खेलदास कोहिस्तानी साहब, इस वक्त एक तो नहरों का मसला चल रहा है और वज़ीर आला सिंध की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि नहरें नहीं बनने देंगे, और नहरों का जिन्होंने उसको मुशाबहत दी कालाबाग डैम से कि हमने मज़ामत की थी, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत में रह के दबाव डालेंगे, हुकूमत छोड़ी तो फिर ऑप्शन कोई नहीं, फ्रेश इलेक्शन। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। आसम साहब बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि जो नहरों का मामला है उस पर दो सूबों के दरमियान इख्तलाफ है। एक सूबे की कोशिश है कि ये जो हम अपने हिस्से से या वो मतलब जो मौक़िफ़ है कि अपने हिस्से से हम जो है चोलिस्तान की ज़मीन आबाद करेंगे जो इनिशिएटिव के तहत। सिंध का मौक़िफ़ ये है कि हमारे हिस्से का पानी लिया जाएगा, सिंधु दरिया से लिया जाएगा। तो ये एक आइनी मामला है और आइन ने इस फोरम में एक तय किया हुआ है, पानी का इशू CCI में ही हल होता है और ये वाहिद पानी का इशू है जो वहाँ पे हम ले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वफाक जो है वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे एक सूबे में नाराज़गी हो या इख्तलाफ हो, और वो भी ऐसा सूबा जो कि आपका इत्तेहादी हुकूमत बचाने के लिए। जी, इत्तेहादी भी है, और दूसरी बात ये कि देखें चारों इकाइयाँ जब मजबूत होती है पाकिस्तान मजबूत होता है। तो उस इख्तलाफ को उस फोरम पे हल किया जा सकता है। ये किसी इंतशार से, किसी जो है नफ़रत से हल नहीं होना है, ये एक डायलॉग से और उस फोरम की जो मौजूदगी है वहाँ पे ही हल होना है। तो इंशाअल्लाह वफाक जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी, और मैं सिंध की आवाम को भी यकीन दहानी कराता हूँ। जो बात आपने कालाबाग डैम की देखें, वो भी जब मंसूबा था तो उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इस मंसूबे को बंद किया और ये कहा जब तक एक सूबा राज़ी नहीं होता है हम ये मंसूबा नहीं बनाएंगे, और आज तक नहीं बना है। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से यहाँ हमारी जो क़यादत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कोई ऐसा हम कदम नहीं उठाएंगे किसी एक सूबे के मफादात या उनकी नाराज़गी हो। यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर आप लोगों के मामला तय हो सकते हैं और आप लोग इस मामलात को बैठ के हल कर सकते हैं, आपने कहा CCI की मीटिंग भी हो सकती है, तो फिर ये मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये तमाम चीज़ें क्यों? उन्होंने कहा कि सिंध को बंजर करके गैर आबाद या बंजर ज़मीन को आबाद करने का या उसको ज़रखेज़ करने का मंसूबा हम कभी कबूल नहीं करेंगे। SIFC के तहत ये एक मंसूबा है और आपको मालूम है कि ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ रही है। देखिए, सिंध में मेरी ये ज़ाती राय है, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ। सिंध में जो है, मेरा भी सूबे सिंध से ताल्लुक़ है, सिंध में जो एहतजाज हो रहा है वो सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब की जो
जुलाई 2024 में जो एक मीटिंग हुई है, उस हवाले से लोगों का ये राय है, सिंध की अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि ये पीपल्स पार्टी के क़यादत ने, सदर ममलकत ने मंजूरी दी है, और वो वो लोग कहते जो हैं है वो देने के मजाज ही नहीं है, वो उस बात पे मुज़र थे आज कि वो तो देने के मजाज ही मैं नहीं उसी पे तो जो एंटी पीपल्स पार्टी है, उन्होंने उसको इस्तेमाल करने के लिए, पीपल्स पार्टी को जो है हिट करने के लिए, इसमें वो एहतजाज वो भी शामिल हो गए उस एहतजाज में। वो फैक्टर है। तो पीपल्स पार्टी ने देखा, जब वो बातचीत से कायल नहीं कर सके सिंध के लोगों, तो वो खुद एहतजाज में शामिल हो गए। तो मेरे ख्याल में ये एहतजाज भी जमहूरियत का हुस्न है। एहतजाज अगर कोई करता है उसको बिल्कुल आज़ादी है, जमहूरियत है, मगर ये मामला अल्टीमेटली CCI के फोरम पे हल होना है। और मैं आपको बताऊं, ये नवाज शरीफ साहब ही था जिसने 1991 का पानी का अकॉर्ड दिया, और उसमें हर चीज़ें तय है। जो जो सूबे का हिस्से का पानी है उनको मिलना चाहिए, किसी सूबे की पानी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ वफाक बड़े का रोल अदा करेगा, तो ये मामला खुश असलूबी से हल होना ठीक। अच्छा, हो मुझे जाएगा। ये बताइएगा कि दो सूबों की तरफ से डिमांड आ गई। एक तो NFC अवार्ड की बात की मुराद अली शाह ने भी, उसके बाद बात की गई अली अमीन गंडापुर की बड़ी भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे, मतलब शाम को, उसके अंदर यही था कि जी दहशतगर्दी काटलांग वाला जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, हुकूमत ने गलत रंग दिया, अगवानियों को कहते हैं हम नहीं निकालेंगे, हमारी इंतज़ामिया पुलिस इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा TORs बनाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए, हम तैयार हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी PTI के दौर में तो ख़त्म हो गई थी, ये तो माने कि ये हमारी वजह से शुरू हुई है ये हुकूमत। देखें, पहली बात यह कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीटिंग्स में एक बात करते हैं जहाँ पे फोरम है, जहाँ पे रियासत के फोरम है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका रोल वो वहाँ पे खुश असलूबी से आके अदा करते हैं। जब बाहर निकलते हैं या मीडिया पे जाते हैं तो वो अपने पार्टी को खुश करने, अपने पार्टी के सरबराह को खुश करने की कोशिश करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू ज़रूर करते हैं। अगेंस्ट, मैं ये बताऊँ, ये रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अफ़गान जो मुहाजिरीन है, ये जो हमारे ऊपर बोझ जो है, या जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तो ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आपने स्टेटमेंट मौजूद है, हार्ट, और जो इस हवाले से जो बात की, ये हमने पहले 1 साल पहले से ये शुरू हुआ है। और एक वक्त मुकर्रर किया गया था, मेरे ख्याल में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, कराची समेत सूबे सिंध में बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे है, तो हम अपने घर को ज़रूर ठीक करेंगे, क्योंकि हम ये कोई किसी किस्म का बोझ उठा नहीं सकते। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि अप्रैल में हमसे कि NFC का वादा किया गया था, जो भी सदर होगा, कायम मकाम होगा या जो भी होगा, क्योंकि जरदारी साहब अलील हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उसका उन्होंने कोट किया कि जो भी होंगे, हमने तो अप्रैल का वादा है, उस पर हम काम करेंगे और उस पर बात करेंगे NFC अवार्ड की। नहीं, देखें, जरदारी साहब की बीमारी के हवाले से आपने क्या बात की, दोबारा अगर जी, मैंने कहा वो अलील है, उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई कायम मकाम भी सदर होगा तो NFC अवार्ड के हवाले से हमने बात करनी है। वो उन्होंने ये बात की है। हमने कहा जी वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये हर किसी की बीमारी पे इस किस्म की गुफ्तगू करना, मजाक उड़ाना, ये अल्लाह ना करे, हम तो सबके दुआ गो हैं, अल्लाह ना करे किसी भी जमात में कोई लीडर बीमारी आती है या कोई भी इतनी बड़ी डिग्निटी या कोई आम किसी भी बीमारी पे ये इस किस्म की गुफ्तगू करना, तो मेरी ये ज़ाती राय है। ये इसके लिए फोरम मौजूद है, CCI का फोरम, CCI का इजलास हम बुलाएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें जिस सूबे को जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो अपनी बात रख सकते हैं। ये भड़के मारने से, ये तकरीरें करने से, इस वक्त हमें एक दहशतगर्दी का चैलेंज है। हमें सब सूबों को, वफाक को मिलकर उस जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वो तो चल रहे हैं, उन्होंने बज़ाहिर एक रद्द-ए-अमल ये शुरू किया कि ऑपरेशंस जो हैं वो तो ऑलरेडी हो रहे हैं, तो किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जो कि हम काइनेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं। ये बातें जब नेशनल असेंबली में सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई थी, ये बात करें तो वो ठीक है। इस किस्म की गुफ्तगू चौक चौराहों पे या TV पे करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। सूबे का एग्जीक्यूटिव है, अपनी जिम्मेवारी को समझे
और ये इस तरह गैर ज़िम्मेवाराना बात करना तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। एक ज़ेब नहीं देता ठीक हो गया। इस ओहदे को, इस मनसब हमारे शोधा जो हमारे जान कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इन दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं, तो फिर उनके जज्बे को, उनकी मैं समझता हूँ तज़ीक के बराबर है। इस किस्म की गुफ्तगू जब ये करते हैं, इस किस्म के सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं, इनको जो भी बात करनी मुतल्लका फोरम पे ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खिलदास कोहिस्तानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त अजमल खान वज़ीर साहब, सीनियर सियासतदान हैं। उसके अलावा अरसलान शेख साहब हैं हमारे साथ, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेयर सखर हैं, और नईम महबूब साहब हमारे साथ सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप सबको हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले अरसलान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा नहरों के हवाले से। मुराद अली शाह साहब, बल्कि आप साथ ही मौजूद थे, एक बड़ी जिसे कह सकते हैं कि जामिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि प्रो हम कह सकते हैं ना कि एक सिंध हवाले से बात की गई, जिसमें यहाँ तक कहा गया कि बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए सिंध को बंजर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं ये नहरों वाला मसला? आपस में तय क्यों नहीं करते आप लोग नून लीग के साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामला हल होगा, और हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, और जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो रेलेवेंट फोरम्स हैं इसके हवाले से, चाहे वो सीसीआई है और या आप कह लें सिंध असेंबली, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इवन प्रेसिडेंट साहब के ऊपर काफी लोगों ने इस ऊपर रिजर्वेशन दी। मिनट्स आर नॉट द रेलेवेंट फोरम। जो आपने देखा पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन, वो जरदारी साहब के मिनट्स की बात हो रही थी। जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो मिनट्स, एक तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होते हैं, ये हम सब जानते हैं। जो आइन के अंदर प्रेसिडेंशियल पावर्स कह लें, या जो उनके वो हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे होते हैं, आपके प्रिजनर्स के पार्डन्स के ऊपर होते हैं, ऑर्डिनेंसेस के ऊपर होते हैं। तो ये तो प्योरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसका रेलेवेंट फोरम टू दी एक्सटेंड, क्योंकि इसके अंदर 150 से 55 आप आर्टिकल देखें तो उसमें ये है कि जब भी पानी का मामला होगा तो सीसीआई जो है वो इसके ऊपर अपना डिसीजन लेगी। और मुख्तलिफ पार्टीज जो है अभी शोर शराबा कर रही हैं कि चोलिस्तान जो है वो केनाल पे काम शुरू हो गया है। हालांकि एक्निक ने अभी तक उसका अप्रूवल नहीं दिया है। 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, क्या ये पंजाब का प्रोजेक्ट है? आपसे मैं पूछना ये चाहूंगा, क्या ये पंजाब का प्रोजेक्ट है? यस, डेफिनेटली। जो हमारे मेन कंसर्न्स हैं आउट ऑफ दीज 6 कैनाल्स, वैसे तो सब पे कुछ हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न्स हैं वो आपकी ग्रेटर थर कैनाल 2 के ऊपर और जो चोलिस्तान कैनाल के ऊपर, उस पे हमारा कंसर्न है। और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और हमें इसी चीज पे थोड़ा सा अफसोस भी है कि जो पार्टियां और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो अपना सियासी साख हो चुकी हैं, अपना अवाम में एतमाद हो चुकी हैं, वो बार बार एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। अफसोस की बात यह कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमें सिंध से मोहब्बत है, लेकिन जो इदारा इसको बनाने जा रहा है, या जिस इदारे ने इसकी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी फेडरल उस पे तो आप लोगों ने इसको कालाबाग डैम से भी तशबीह दी है। हालांकि कालाबाग डैम का जो डैमेज है वो आज तक ये पूरी कौम भुगत रही है ना बनने से। सर देखें, हमारा किसी काला बाग डैम से या इस तरीके से कोई इशू नहीं। मेन इशू है नहीं, वजीर आला ने इसको रेफरेंस दिया ना, वजीर आला ने रेफरेंस दिया ना सर। वो इस वजह से दिया क्योंकि देखें यहाँ पे एक जो है ना, मैं आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लॉलीपॉप, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि शायद सिंध की अवाम बेवकूफ है। ये कालाबाग डैम है या ये चोलिस्तान कैनाल है, ये कहते हैं कि जी हम दरिया सुतलेज से पानी देंगे। दरिया सुतलेज 1961 के दौर में एक आमिर, आपको पता है अयूब साहब के दौर के अंदर जो है वो आपने इंडिया को दे दिया। आपके पास तो उसके पास बड़े महदूद उस पे वो हैं अख्तियारात। फिर आप कहते हैं पानियों का, बरसात का या सैलाब का पानी रोक के हम इसके अंदर दे देंगे, तो उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। हार्डली आप एक फसल भी नहीं कर सकते। और अगर सुतलेज दरिया में इतना ही पानी था तो 70 साल से चोलिस्तान कैनाल क्यों नहीं बात हुई? हमारा बार बार कंसर्न ये है कि चोलिस्तान के लोग हमारे अपने लोग हैं। आप आए, सिंध का दौरा करें, थर चले, वहां पे भी यही सेम डेजर्ट थे, लेकिन कोई ये नहीं किया कि किसी का पानी खत्म करके दूसरे इलाके को बंजर करके अपना इलाका नहीं। आप बुलाएं, हम लोग तो आने के लिए तैयार है। मीडिया को आप दिखाएं आके, आप बुलाएं, आप देखें आप बुलाएं। कोल से एनर्जी, आप बिल्कुल, हम आपको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द करेंगे। आप देखें कोल से एनर्जी बन रही है, स्लैन सिस्टम के थ्रू, वहां पे खारा पानी है तो लोगों को साफ पानी दिया जा रहा है। सीएसआर के अंदर आप देखेंगे, आपका दिल खुश होगा कि कितना अच्छा उधर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हर सर्विसेज वहां पे लोगों को मिल रही हैं। क्या एक इनोवेटिव मैकेनिज्म
देखा गया है। और आप सब कुछ छोड़ दें सर, अभी आप उठाएं पंजाब गवर्नमेंट की, आप वेबसाइट उठाएं, फेडरल गवर्नमेंट की उठाएं, आप देखेंगे कि सतलज जो आपका सतलज कह रहा हूँ सॉरी, मंगला डैम 0 और जो दूसरा आपका तरवेला डैम वो 1% जी कैपेसिटी के लोएस्ट ऊपर लेवल पे जा है चुके पूरे हैं, नो डाउट। पाकिस्तान के अंदर, जी लोएस्ट लेवल पे। जा मैं चुके हैं। इसको सबको आगे गिरा गुफ्तगू को कर बढ़ाऊंगा। सकते। मैं अजमल वजीर खान साहब, अजमल खान वजीर हमारे साथ मौजूद है। अजमल साहब, ये बड़ा एक अहम इशू बन चुका है इस वक्त, नहरों का मसला, ये वही हमें कालाबाग की कहानी दोबारा रिवाइव होती नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो ग्रीवेंसेस है या सिंध के जो दूसरी जमातें हैं उनकी ग्रीवेंसेस है, वो अपनी जगह पे हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल आसिम एक पैदा ये हो जाता है कि अगर जिस तरह हमारे भाई फरमा रहे हैं कि जी ये पंजाब की हुकूमत इसको आगे लेकर जा रही है, अब पंजाब की हुकूमत के साथ या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोलेशन हुकूमत है। कोलेशन का मतलब ये है कि ये तो खैर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी हुकूमत है, और 7 प्रेसिडेंट का ओहदा भी इनके पास है, 7 जो है ना चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी है, और 7 2 गवर्नर केपी और पंजाब की गवर्नरशिप भी है, और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का हिस्सा ये अपने आप को नहीं समझते। अब पहली बात तो ये है कि अगर वाकई ही ये अवाम, एक तो होता है ना जी अपने अवाम अपने कंस्टिट्यूएंसी सिंध के लोगों को बताने के लिए सियासत के लिए बात है तो फिर तो ठीक है, फिर तो तकरीरें हो जाती है, बात हो जाती है, टीवी टॉक शो हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई सीरियस है इस मामले में, तो उनको तो चाहिए कि मुस्लिम लीग नून वालों के साथ बैठ जाए कि भाई साहब हम फिर आप लोगों के साथ आगे नहीं चल सकते अगर ये जो चीज़ें ये आप लोग इस तरह कर रहे। तो सवाल तो ये है। लेकिन मुझे जो ये मेरी अपनी एनालिसिस है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि ये मसला इतना कोई सादा है कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी हुकूमतें, 2 हुकूमतें भी है, और जिस छतरी के नीचे पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हुए हैं, वहां पे अगर कोई काम हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या कोई मशावरत भी नहीं हुई होगी किसी लेवल पे? या पीपल्स पार्टी वाले इतने बेखबर थे कि ये जो सारा कुछ हो रहा था, आपको पता था, आसिम आपको पता था ना कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें तो बकायदा लोगों को जमीनें दी गई है। और किसका प्रोजेक्ट? और वो कराची में बैठकर वो जो मीटिंग हुई है, वहां के जो कराची के लोग हैं उसमें मुख्तलिफ बड़े बड़े जो सरमायादार है उन्होंने जमीनें ली हुई है। और इसमें मेरा अपना जो मैंने जो देखा है, इसमें कंडीशन भी यह है कि इधर पानी पहुंचाना हुकूमत का काम होगा। तो इतने जो एकड़ का जो जमीनें ली गई है लाखों हिसाब से, और वो सारा कुछ हुआ, तो पीपल्स पार्टी को क्या पता नहीं था? चले उस वक्त पता नहीं था, अब पता चल गया। अब जब पता चल गया तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के तकरीरों से बात होगी, या जिस जुमात के साथ इनकी फिर अगेन उस अम्ब्रेला के नीचे जो बात हुई है इनकी, जाहिर है तो कोई तो होगा नहीं। मैं एक जुमला मैं कोट करना चाहूंगा मुराद अली शाह साहब का। अरसलान साहब भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम हुकूमत छोड़ नहीं सकते, हम दोनों की मजबूरी है। हाँ, अगर छोड़ेंगे तो ऑप्शन किसी के पास नहीं है, फ्रेश इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। यानी उन्होंने ये भी वजाहत कर दी कि हम वफाक नहीं छोड़ सकते। आपसे मेरी बात सुने तो फिर इसका माना ये हुआ कि ये सारा कुछ, ये जो अरेंजमेंट है जो इस वक्त सारा ये चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ चलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे के लिए तो ये बात अच्छी है। मजीद आगे बढ़ता हूं। नहीं साहब, ये मामला कुछ इतना आसान नहीं है, ये टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो ये SIFC के तहत ग्रीन इनिशिएटिव वाला ये प्रोजेक्ट नजर आता है। दे मीन बिजनेस, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर नजर आता नहीं है उनका तो आपको तो लगता है कि इस वक्त सियासत हो रही है इसके ऊपर? आपको लग रहा है दोनों जानिब से सियासत जानबूझ के शोर मचाया जा रहा है? देखिए, सियासतदानों का काम आसिम सियासत करना, मतलब ये जानबूझ के ड्रामाबाजी है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास बुलाया जा रहा है, और उसके हवाले से एक वज़ीर आला सिंध की जानिब से ख़त भी लिखा गया गुज़िश्ता दिनों, जिसमें यही कहा गया कि ये जो 6 नए कनाल्स का आप प्लान बना रहे हैं, इसकी हम मुखालफत करते हैं, इसको नहीं होने देंगे। तो उसमें अगर मैं देख रहा था, मैंने उस पर किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर
बात वोटिंग की हद तक आ गई तो इसके 8 मेंबर और 5 जो है ना, 5 की वजह अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का अपना वोट भी शामिल है। और अभी तक KPK और बलूचिस्तान से भी इनको हमायत नहीं मिल रही। तो वो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासत ही हो रही है। बाकी वो बात अजमल वज़ीर साहब वाली भी है कि जब आप लाखों एकड़ अराजी ले रहे हैं, सारे मामला इन्वेस्टर इतने बड़े चल रहे हैं और ये मंसूबा इतने अरसे से चल रहा है और इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एक जो सबसे बड़ी अहम बात है ना जी, वो ये है कि ये हमने पिछले गुज़श्ता दिनों विज़िट भी किया और उसमें भी हमने कुछ सिंध की आला जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनसे पूछा कि ये जो लाखों क्यूसिक समुंदर में जाता है वो तो ज़ाहिर, उसको आप क्यों नहीं महफूज करते। बात ये है कि आप उस पानी को हर साल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने भी यही ले महसूस बनाया था कि पाकिस्तान को तो पानी मिलता है, ये तो समुद्र में फेंक देते हैं। हाँ, वो बेसिकली तो डैम बनाने चाहिए। असल मामला देखें, जब तक के डैम नहीं बनेंगे हमारे यहाँ पानी तो ज़ाया हो रहा है। समुद्र में लाखों एकड़ हर साल जा रहा है, लाखों क्यूसिक जा रहा है, उसको तो आप सेव कर नहीं रहे। सिर्फ एक कह लें कि आवाम को कह लें कि बेवकूफ़ बनाने की बात मैं समझता हूँ, सियासत की जा रही है। हकीकत में तो ऐसे लगता है कि कोई भी इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के आवाम के लिए कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है ना। नहरी निज़ाम है या कनाल्स का जो मामला है, इसमें यकीनन कोई भी किसी का ना खा सकता है ना खाना चाहिए। और हमें ये इन चीज़ों से निकल के कि कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, हम सब पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इस कैनाल के मामले को बैठ के इत्तफाक़ राय से तमाम पॉलिटिशियंस को, तमाम सियासतदानों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तफाक़ राय से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इस पर सियासत फर्दर करनी चाहिए और ना कि इख्तलाफी खतूत लिखने चाहिए, ना सोशल मीडिया की हद तक या बयानबाजियों की हद तक, TV चैनल्स की हद तक ये मामला है। इसको एक सीरियस मैटर है, उसको सीरियस अंदाज में ही और एक नेशनल कॉज है, और नेशनल कॉज है। और हमें आप जिस तरह के देखें सुबह के दरमियान नहीं करना चाहिए। जिस तरह के आगे हमें क्लाइमेट चेंज के जिस तरह के मसाइल या इशूज़ हैं, उसमें पानी यकीनन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ज़िंदगी है। तो हमें इसको महफूज करने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें डैम बनाने की ज़रूरत है, ना कि छोटे छोटे मामलात को सामने ला के आवाम को या आपस में लड़ाने की या नफ़रतें पैदा करने की या सूबों के दरमियान, सूबों के अवाम के दरमियान नफ़रतें पैदा करने की कोशिश है। इससे हमें बाज रहना है। अरसलान साहब, मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर हम देखें तो इस वक्त 2 सूबे जो हैं दहशतगर्दी की लपेट में। अली मीन गंडापुर की भी आज बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने अगवानियों को बाहर निकालने के हवाले से उन्होंने कहा जी मेरी इंतजामिया और पुलिस इस पर काम नहीं करेगी। उनको जब तक एक कोई मुतबादिल जिसे कह सकते हैं कि रिहाइश या फिर इंतजाम ठीक ना हो। उसके अलावा दहशतगर्दी काटलाइन वाले वाक़े के ऊपर भी उन्होंने अफसोस किया कि उसको गलत रंग हुकूमत दे रही है। बलूचिस्तान हमारे दहशतगर्दी की लपेट में है। सिंध से अगर इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे क्या होगा? सर, अल्लाह ताला आसानी करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ना सिर्फ फैसले किए हैं बल्कि कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह आपने कहा, 2 सूबे प्लस कश्मीर की भी मोर और लेस इस वक्त सेम सिचुएशन है। तो हम सबको एक जिम्मेदाराना अपना जो है रोल प्ले करना पड़ेगा। हम आपके जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन देखें बहुत सारी चीज़ें जो अवाम को गुमराही की तरफ लेके जा रही हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ये जो सारी बातें हो रही हैं कि जब ये अपना ज़मीनें दी गई, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के प्रपोजल्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने हुए 1 साल हुआ है। जैसे ही हुकूमत बनी, रेलेवेंट फोरम डेमोक्रेटिकली लीगली जो है वो आपका CCI, हमने ये लेटर आज नहीं लिखा है, हमने रिपीट में आज जरूर लिखा है, लेकिन ये लेटर आज से 1 साल पहले हुआ है। आईन में लिखा है कि 90 दिन में CCI का इजलास वजीर आजम साहब ने बुलाना है। वो नहीं बुला रहे तो वो उनकी तरफ से यानी ये चीज गलत है। और सबसे जो इसके अंदर अहम बात है, देखें गवर्नमेंट मींस प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में भी है, लीगली है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हमने आईनी ओहदे जो है वो जरूर एक्सेप्ट किए आइन और जमहूरियत की बका के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की पायनियर है। हम हमेशा यही कहते हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी हुकूमत छोड़ दें, ठीक है, तो सबसे पहली बात, हुकूमत छोड़ के क्या आईनी क्राइसिस नहीं आएंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं आए? क्या रेलेवेंट फोरम ने, CCI ने अपना डिसीजन दे दिया है? क्या एक्निक ने इन कैनाल्स को अप्रूव कर दिया है? एक प्रोपोगेंडा, एक मैसेज इस नाजुक दौर में अवाम के सामने ये पेश किया जा रहा है। ऑपोजिशन पुश कर रही है कि जी आप गवर्नमेंट छोड़ दें। हम ऑपोजिशन के कहने पे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की अपना फलाह बहबूद के लिए सिंधु, लेकिन इसके ऑप्शन क्या है? क्योंकि वो प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने यूएई को देखा, उसने अपनी जो सर, पैदावार कोई है important वो अपनी project जरूरत नहीं के है, हिसाब से कोई- गंदम no, लगा no, लिए। no, no. चोलिस्तान जैसे सर, बात करें वो भी रेगिस्तान में कर रहे हैं। ये नहीं, ये कोई प्रोजेक्ट सर इम्पोर्टेंट नहीं है। 30 लाख एकड़ में से 12 लाख एकड़ चोलिस्तान के अंदर है। देखें, हम कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर इन द लिस्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपके वो 14वें नंबर से 30 यानी जिस मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा है वाटर स्कैरसिटी पे, आप तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। आप मिलके चारों सूबे, हम गुजारिश करेंगे वजीर आजम साहब से, तो कालाबाग डैम की बात मैं ठीक कर रहा हूँ ना कि उसकी मुखालफत गलत थी। काला डैम, बैग डैम हो या मेरी थोड़ी अर्ज सुने ना, जो एग्जिस्टिंग वाटर है हमने इसको पहले सेव करने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें, हम स्पार्कलिंग इरिगेशन की बात करें, हम कैनाल्स की लाइनिंग की बात करें, हम वाटर की स्टोरेज की बात करें, एग्जिस्टिंग जो आपका आपकी 3 करोड़ एकड़ यानी जमीन आबाद होनी चाहिए 1991 के अकॉर्ड के हिसाब से, उसकी 50% आबाद हो रही है। हम इसको तो आबाद कर लें, हम अपने वाटर को एफिशिएंट सिस्टम कर लें, ये सारी चीजें हो जाएं, चलें फिर बैठ के बड़े जो फैसला करें वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त तो पानी के एक एक कतरे की किल्लत है। इस दौरान के अंदर कौन सा साइंटिस्ट ये प्रपोज कर सकता है कि आप एक जो आपका डेजर्ट एरिया है आप उसको आबाद करें? आपको डेजर्ट एरिया में माशी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट लानी है, देयर सर्टेन मल्टीपल वेज। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो पंजाब गवर्नमेंट को दावत देते हैं, आए कि हमारा आपका चोलिस्तान, हमारा चोलिस्तान, आपका थर, हमारा थर, इनका सेम डेजर्ट है। देखें वहां पे किस तरीके से इकोनॉमिक हमने वेलबींग लोगों की बेहतर की है, किस तरह बिजली बन रही है, पूरे मुल्क की सबसे सस्ती ठीक है अरसलान साहब, मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद हम दूसरे और मौजूद भी उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे। अजमल खान वजीर साहब, मैं आपसे बात करूंगा और बात हम सबसे बड़ी जो इस वक्त करने लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जिसे कह सकते हैं ना इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। शहराम तराकई की बात करें या आतिफ खान की बात करें, इवन असद कैसर का भी जिक्र आया और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ महाजर आई। बल्कि अगर हम परवेज़ खटक साहब की हुकूमत की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक जिसे कह सकते हैं ग्रुप की तश्कील दी गई और हमेशा दबाव में रखने की बात की गई, ये भी सामने आ रहा है। फिर उसके बाद तैमूर सलीम झगड़ा साहब को जो नोटिस मिला करप्शन के हवाले से, उसका जवाब वो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और करप्शन की कहानियां जो हैं वो तो डेफिनेटली केपीके से भी आवाज़ें आ रही हैं, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ भी लोग बातें कर रहे हैं। फिर साथ साथ हमने अली अमीन गंडापुर की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें हुकूमत को उन्होंने एक आड़ो हाथ लिया और उसमें उन्होंने कहा आड़े हाथ लेते हुए कि जी कोई बड़ा ऑपरेशन के हवाले से जो एक बज़ाहिर उनका जो सब कुछ नज़र आ रहा था, जो स्टांस था कि IBOs तो हो रहे हैं ऑपरेशंस, लेकिन कोई काइनेटिक ऑपरेशन की बात वो तस्लीम नहीं कर रहे और अगवान महाजरीन को भेजने के ऊपर भी उन्होंने इख्तलाफ किया। कैसे देखेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बात आपने की है ऑपरेशन के हवाले से जो आपने कहा, तो ये तो तय है कि कोई बड़ा ऑपरेशन तो होने ही नहीं जा रहा। IBO है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, वो पहले भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी मेरे ख्याल में कि अभी 180 की तादाद में कहते हैं डेली यौमिया ऑपरेशंस होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना जी, वो हो रहे हैं। जहाँ तक देखें, आप एक चीज़ याद रखें कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखी मैंने थोड़ी सी, और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं तो उन्होंने वो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक नुक्ता जो है वो मुझे जो है ना उसको ज़्यादा गौर से मैंने वो सुना और वो सारी जो कन्वर्सेशन थी उसमें वो एक नुक्ता मेरे ख्याल में कि सारी कन्वर्सेशन पे भारी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम अपने फोर्सेस के शाना बशाना करें। तो बात तो यही है ना जी। और अब उसके अलावा फेडरल हुकूमत के हवाले से उनकी ग्रीवेंसेस है, कुछ ग्रीवेंसेस उनके बड़े जेन्युइन है, टू बी वेरी फ्रैंक। मसलन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को आपने खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया 2018 में। जब आपने मर्ज किया तो कंसेंसस इस चीज़ पे हुआ है, सरताज अजीज़ की कमेटी में 3% डिविजिबल पूल से NFC के दिए जाएंगे उस एरिया। NSC का तो कभी तक इजलास ही नहीं हुआ भाई। ठीक है जी। 2018 में आपने मर्ज किया और उसमें सरताज अजीज़ की कमेटी जो बनाई गई थी वो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बनाई थी, जिसमें ये बाकायदा ये कंडीशन है, ये कंडीशनली मर्ज किया गया था और उसमें नंबर 1 पे ये था। अब उसमें डिविजिबल पूल की मीटिंग 2018 से लेकर अब 2025 7 साल हो गए, आपने वहां पे मर्ज किया और वहां पे आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे वहां पे लॉ एनफोर्समेंट का या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहां पे जो 76-78 साल के उनके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के महरूमिया है, उनको आपने किधर एड्रेस करना है? वो तो तब एड्रेस होगा ना जी
कि जब आपने उनके साथ जो वादे किए थे मर्ज के वक्त उस पे अमल दरामद होता, ठीक है, वो एनएफसी के साथ रेलेवेंट हो जाता है। दूसरा तो अच्छा, नहीं corruption की कहानी आ नहीं, रही इस पे देखिए, ये देखिए असल मसला आसिम हमारा यही बन जाता है कि हम चीज को बीच में जंप लगा लेते हैं। सॉरी टू जो है ना, मैंने आपको देख, कैसे आप ये कह सकते हो वहां पे ये जो बॉर्डर है बाजावड़ से लेकर वजीरिस्तान तक, ये सारा बॉर्डर है, वहां पे पिछले 20 साल से ऑपरेशनें हो रही है, नहीं हुई है आपके सामने। ज़रबे अज़ब, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या। उसमें फिर आपने 2016 में एपीएस के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, क्या वो नेशनल एक्शन प्लान पे आप लोगों ने अमल दरामद किया? नहीं। आपने नेक्टा बनाई, उसका क्या रिजल्ट? आपके पास जब बात करते हैं एनएफसी में 3% की हम बात करते हैं, जो आपने उनके साथ वादा किया था वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। चारों सूबों बमाए वफाक वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे आप जो है ना अमन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से एड्रेस करेंगे? नहीं तो फिर क्या आप अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे जिस तरह उन्होंने हम पहले भी ये कहा था? नहीं कह रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें तो जेन्युइन है। अब उसके लिए फेडरल हुकूमत को और सूबे को आपस में बैठना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे मेरे भाई जो सिंध से पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं, अब फेडरल हुकूमत कोई फैसला करता है, एक सूबे में हुकूमत है, उनको साथ बैठकर आप बातचीत करोगे तो मसले का हल निकलेगा। अब अगर सिंध असेंबली से नहरों के खिलाफ करारदाद पास हो रही है और वहां पे उधर के चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, उधर पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, अवाम में क्या मैसेज जा रहा है? इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में अगर दहशतगर्दी हो रही है और हम उस ओरिजिनल चीज को डिस्कस नहीं करते, उसके ऊपर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपस में बैठते नहीं है। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल हुकूमत की है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी। और ये जो टेररिज्म करप्शन पे बात आती है कि करप्शन के मामला तो खुल गए, केपीके में भी आपको अच्छा, नजर आ रहा है। जो करप्शन की आपने बात की है, देखिए वो जो कमेटी बनाई गई है उसको जवाब नहीं दे रहे, सोशल मीडिया पे जवाब दे रहे हैं वो जो झगड़ा साहब। कमेटी बनाई गई है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कमेटी क्या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बनाई है या इमरान खान साहब ने बनाई है? मेरे मालूमात के मुताबिक, आपको भी पता होगा, वो तो इमरान खान साहब ने कमेटी बानी ने बनाई है, ठीक है, इंटरनल का वो, जिसमें मुसद्दिक साहब है और वो शाह फरमान है और काजी अनवर साहब। अब वो जो चीज़ें हैं इनका पीटीआई के हवाले से तो ये मसला है कि आजकल पीटीआई को बाहर से न पीपल्स पार्टी से मसला इतना है, न नून से मसला, अपने अंदर नहीं, अपने अंदर इतना ज्यादा मसला चल रहा है। और मजे की बात आपको और बता दूं, नेब को भी नहीं है। ये तो नेब का डायरेक्ट केसेस है ना जी, नेब को भी नहीं है, किसी और को भी नहीं है, एफआईए वाले को भी नहीं है। कहते हैं जी घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन वो खुद वो चीजें निकाल रहे हैं कि जी इसने आतिफ खान, शहराम तरक्की, असद कैसर का भी नाम आया और बहुत सारे ग्रुप बनाने वाले, हमेशा जो सीएम होता है उसके खिलाफ महाज बनता है। मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो इख्तलाफ है ना, ये जो इख्तलाफ है ना, ये जो पीटीआई के अंदर आपको लग रहा है जिनका आपने नाम, ये आपसे तो नहीं है, ठीक है, तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन अब खुलकर सारी चीजें सामने आ गई। ठीक है, मैं नईम साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये करप्शन की जो नया डिजाइन है और जो कुछ हमें पीटीआई के हवाले से केपीके के अंदर जो करप्शन नजर आ रही है, हमें तो वो सवात मालम जब्बा वाला केस भी याद है, बीआरटी का भी मंसूबा याद है। उसके बाद आपको याद होगा दुरानी साहब को उन्होंने लगाया था, जो आईजी रिटायर्ड थे, और उसके बाद वो फौत हो गए मरूम, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया था क्योंकि नासिर खान दुरानी की बात करो। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ खुल के सामने आ रहा है, इसको कैसे देखेंगे आप? यार बात ये आसिम के करप्शन तो तुम्हें पता है हर दौर में चलती ही रही है, वो चाहे बीआरटी की शक्ल में हो, परवेज़ खट्टक साहब के दौरे हुकूमत हो, आपका हो, अमीन गंडापुर साहब का दौर हो, या जिस तरह कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है तैमूर झगड़ा पे जो इस वक्त इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने एहतसाब कमेटी को 13 के 14 सवाल नामे जो हैं वो भेज दिए, जो कि 36 सफ़ात पे मुश्तमिल हैं, और उसमें ना सिर्फ सूबाई वज़ीर ख़जाना के तौर पे उन पर जो इल्ज़ामात है, जिसमें पेंशन फंड्स भी थे, और इसके अलावा जब वो सूबाई वज़ीर सेहत का चार्ज भी उनके पास था, उसके हवाले से बहुत सारे मामला हैं। तो बात आप वाली है, और लोग सब ने भी, जिस तरह के अजमल साहब ने भाई ने भी बताया कि ये इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। अगर करप्शन है वाकई, तो
तो इदारे मौजूद हैं, एहतसाब मौजूद है, सूबाई एंटी करप्शन का इदारा मौजूद है। आप तहकीकात करें, एविडेंस कलेक्ट करें, और अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, ना कि ये बयानबाजियों की हद तक बयानबाजियाँ करके तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को मेरा ख्याल है क्लीन चिट देने वाली बात होती है। ये लेकिन वहाँ पे सियासत ये है ना कि एक ग्रुप जो है जो कि हुकूमत की यानी सीएम केपीके के खिलाफ एक महाज बनाता रहता है, दूसरी तरफ करप्शन अंदर से चल रही है। वो आसिम देखो ना, वो हर तो बाहर से तो बंदा कोई नहीं आएगा, खुद ही अपने अंदर से दुश्मनी वो कर देखें ना, इस वक्त तो पीटीआई में आपको पता है कि बहुत सारी बातें बड़ा वाज़ह कहा जाता है कि 5 से 6 ग्रुप मुतारिक है। हर बंदा जो है वो बानी पीटीआई की कुर्बत हासिल करने के लिए दूसरे को झूठा, दूसरे को चोर करार दे के और ख़ुद को ईमानदार और नमाजी परहेजगार बयान करने के चक्कर में पड़ा हुआ। और वो अगर आप मीडिया देखें, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, वैसे आप इनके बयानात सुने तो आपको ऐसे ही लगता है कि वो ग्रुप साजी तो बहुत ज़्यादा है, और उसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी धड़ाधड़ चल रहे हैं, और करप्शन के इल्ज़ाम अगर लग रहे हैं तो यकीनन उसके पीछे कोई बात भी होगी। बात वैसे नहीं की जाती उस पर। मेरा ख्याल सीरियस होकर इस मैटर को, बुशरा बीबी, फैज हमीद, ये तो सारे मामलात करप्शन, वो तो देखें ना, वो तो केसेस चल रहे हैं ना, वो तो 190 मिलियन पाउंड वाला भी वो तो नैब, वो तो है। देखें वो तो नैब के रेफरेंसेस चल रहे हैं ना। बस अजमल वज़ीर साहब, बदकिस्मती हमारे यहाँ यही है ना कि हमारे यहाँ केसेस भी होते हैं, रेफरेंस भी बन जाते हैं, मुकदमात भी दर्ज होते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट सिफर ही होता है। जो हमने अब तक 30-35 साल की सहाफ़त में देखा या तहकीकाती रिपोर्टिंग में देखा कि जब एफआईआर हुई या करप्शन साबित हुई, बाद शहादतों में और गवाहियों में वो कैसे गोल हो जाती है। तो ये ऐसे ही है, वो ठीक है बात। तो इसको मेरा ख्याल है कि सीरियस मैटर लेना चाहिए। जब पार्टी के अंदर अपनी पार्टी के ही लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उसको सीरियसली देखना भी चाहिए, और उसके खिलाफ इदारों को तहकीकात करके उसमें मुलविस लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अरसलान शेख साहब, बात करेंगे पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी सारे चोर उचक्के डाकू, उनसे बात नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और नजर आ रही है अपनी जमात की। आप कैसे देखते हैं इसको? सर देखें, अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत है, और अगर जहाँ तक हम बात करते हैं करप्शन की, तो पूरा माशरे के हमारे सामने हमें इस मर्ज से मिल के लड़ाई करनी पड़ेगी। और पूरे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तालीम का निज़ाम है, या जो हमारी तहजीब नॉर्म्स जो लॉस्ट हो गई हैं, तो जब माशरे से करप्शन शायद ख़त्म हो। लेकिन इस वक्त आज जो आप ये बात कर रहे हैं झगड़ा साहब का, तो ये झगड़ा जो है ये हम सब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, माल और हिसाब किताब पे झगड़ा है। लेकिन हमारे इस माशरे के अंदर कुछ लोग, वो लोग एक्सपोज हुए हैं जो अपने आप को पाक दामन पेश किया करते थे, रियासत मदीना की बात करते थे। तो ये वही हमारे सामने चीजें आ रही हैं कि जो लोग इस सारी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे, मदीना रियासत की बात करते थे, आज हिसाब किताब में आपस में लड़ रहे हैं, और आपस की लड़ाई उनकी खुल के अवाम के सामने और पूरी मुस्लिम उम्मा के सामने आ रही है। बट अगेन आई विल से कि हमारे माशरे में जो करप्शन है, इसके लिए हम सबको मिलके एक जंग लड़ने की जरूरत है, ताकि हमारा पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन सके जिसके हम सब ने मिल ख्वाब देखे, और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान मिल सके। नहीं अरसलान साहब, बिल्कुल ठीक है, आपकी ये ख्वाहिश और आपकी दुआ जो है, इस पे हमें कोई दूसरी राय नहीं है, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज भी रखे, और इसके खिलाफ जिहाद करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम अगर एक ऐसी जमात की बात करते हैं जिनको अदालत से सादिक और अमीन का खिताब भी मिला और सारा कुछ हुआ, उसके अंदर से जब ये चीज़ें निकल रही हैं, जिसको वो बाकियों को सारों को चोर उचक्के डाकू लुटेरे बोलते हैं, तो अपनी सर जमात... मैंने यही जवाब दिया, मैंने यही आपको जवाब दिया ना कि ये निज़ाम कुदरत है, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये अपने आप को पेश करते थे कि हम मदीने की रियासत की बात करते हैं, हम नॉन करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, हम करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाक दामन लोग हैं। इस तरह के बड़े बड़े बयानात जब आप बोलते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा मुख्तलिफ पार्टीज पे, मुख्तलिफ एक दूसरे के ओपोनेंट्स एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे होते हैं, लेकिन विद इन द पार्टी इस तरीके से नहीं होता, विद इन द पार्टी इस तरीके से एक्सपोज नहीं होता। ये हिसाब किताब पे लड़ रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो कमेटीज बन गई, कमेटीज हिसाब किताब लिख रही हैं, तो वो खुद एक्सपोज हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये उसी दौर की वो जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आप मजहब को जब बीच में लाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाते हैं और ऐसी बातें, तो खुदा दिखाता है और खुदा दिखा रहा है। जब दूसरों की पार्टियों की देखें खवातीन अरेस्ट होती थी तो किस तरह की स्टेटमेंट्स आती थी, मैं तो वर्ड भी अपना रिपीट नहीं करना चाहता। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे, मैं इसमें क्या
बोलूँ हम सबके सामने कि असल कहानी क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब पे जब पार्टी के सरबराह चीफ मिनिस्टर इल्जाम लगा रहे हैं तो डेफिनेटली करप्शन हुई है, लेकिन इस तरह के इल्जामात विद इन द पार्टी सिर्फ उस सूरत में लग सकते हैं जब, जो मैं समझता हूँ कि झगड़ा साहब जो है किसी का जो हिस्सा था वो नहीं दे रहे और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। यानी कि हिस्सा भरा जुस्सा नहीं है यहाँ पे, तो उसके बाद ये बात खुली है, वरना अदरवाइज ये भी बात खुलती ना और ये सोशल मीडिया पे नहीं आती। झगड़ा बिल्कुल बिल्कुल, झगड़ा साहब का असल झगड़ा पार्टी के विद इन माल का झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है। मतलब माले जिसे कहते हैं गनीमत दिले बेरहम वाली बात हो गई है तो अरसलान साहब। ऐसे ही है सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मैं अदा करूंगा अपने मेहमान शुरा का। नईम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजमल खान वजीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।